नमस्कार मित्रों, आज हम गणित अध्यापन में तर्क शक्ति एवं मानसिक चित्रण में कैसे वृद्धि की जाए इस विषय पर चर्चा करेंगे, सीखेंगे। जहाँ तक गणित विषय में तर्क की बात है तो हम सब जानते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि हमको आज ये जानना चाहिए कि हम आज किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे इनमें। तो जहाँ तक प्रमुख बिंदुओं की बात है तो हम सीखेंगे आज की गणित में तर्क का महत्व क्या है। हम सीखेंगे सामान्यीकरण क्या होता है, कैसे होता है। हम ये भी सीखेंगे कि तर्क के प्रकार क्या होते हैं। तर्क के जो दो प्रकार होते हैं, आगमनात्मक और निगमनात्मक, हम उन पर भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। फिर हम सीखेंगे मानसिक चित्रण का जो प्रत्यय है, संप्रत्यय है, उस पर हम बात करेंगे। दृश्यीकरण भी उसी को कहते हैं। ये जो मानसिक चित्रण और दृश्यीकरण का संप्रत्यय है, हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम तर्क और दृश्यीकरण के आपसी संबंधों पर चर्चा करेंगे और अंत में हम तर्क और दृश्यीकरण को विद्यार्थियों में कैसे बढ़ा सकते हैं, उस हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं तार्किकता या तर्क शक्ति से। तो सबसे प्रारंभ में हमको ये जानने की जरूरत है, जो हम ये तर्क शक्ति की बात कर रहे हैं या तर्क की बात कर रहे हैं या तार्किकता की बात कर रहे हैं, ये क्या है। तो जहां तक तार्किकता या तर्क शक्ति की बात है या तर्क की बात है, एक चीज जो हमारे जानने की है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि ये तार्किकता या तर्क शक्ति जो है वो गणितीय चिंतन की एक प्रमुख विशेषता है। जब भी आप गणित के बारे में बात करते हैं, जब भी आप गणित को सोचते हैं, तो बिना तर्क के आप गणित को सोच ही नहीं सकते। गणित पूरी तरीके से तर्क पर या लॉजिक पर आधारित विषय है। गणित की ये प्रमुख विशेषता है कि आप जो है यहाँ तर्क के आधार पर ही सारे कार्य करते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि तर्क शक्ति जो है वो गणितीय चिंतन की एक प्रमुख विशेषता है, या यूं कह लीजिए कि गणितीय चिंतन ही जो है वो आपका तार्किक चिंतन है। इसके साथ साथ एक और चीज, अगर आप तर्क को अर्थायत करना चाहें, उसका अर्थ ज्ञात करना चाहें, तो वो ये है कि तर्क जो है वो साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है। आप किसी भी विषय में जब कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो जब आप साक्ष्य के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर जब निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये साक्ष्यों के, प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम तर्क या तार्किकता कहते हैं। अब एक चीज इससे ये सिद्ध होती है कि जब आप प्रमाण ढूंढ रहे हैं या चीजों का, किसी विचार का सामान्यीकरण कर रहे हैं, तो प्रमाण या सामान्यीकरण जब भी आप कर रहे होते हैं, तो ये आपका तर्क और औचित्य का मामला है। तर्क शक्ति, तार्किकता के बगैर आप न प्रमाण की बात कर सकते हैं, न सामान्यीकरण की बात कर सकते हैं। तो ये लॉजिक जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। अब अगर बात करें सामान्यीकरण की, जो मैं बात करूं कि सामान्यीकरण है क्या, भाई आपको गणित में या और भी विज्ञानों में आप जब भी चीजों के बारे में कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, कोई नई थ्योरी, कोई नया सिद्धांत देना चाहते हैं, तो आपको सामान्यीकरण की प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। अब यह सामान्यीकरण की प्रक्रिया क्या है, इसको भी समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तभी हम ठीक से तर्क के महत्व को समझ सकेंगे। ये जो सामान्यीकरण की प्रक्रिया है, इसमें होता यह है कि हम कोई समस्या जब हमारे सामने आती है, तो उस समस्या के बारे में हम अनुमान लगाते हैं। अनुमान ये लगाते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। समस्या के समाधान के विषय में जो हम अनुमान लगाते हैं, इसी को हम तकनीकी रूप से परिकल्पना कहते हैं। अब ये जो हम परिकल्पना बना लेते हैं कोई भी, तो एक हमने परिकल्पना बनाई, लेकिन अब ये चीज ध्यान रखने की है कि ये जो हम परिकल्पना बनाते हैं, ये सत्य हो ये जरूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इस परिकल्पना की जांच करते हैं, इसकी वैधता की जांच करते हैं। तो जब हम सामान्यीकरण की तरफ तभी हमने एक परिकल्पना बनाई, और वो जो परिकल्पना हमने बनाई, उस परिकल्पना को हमने विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर, विभिन्न प्रमाणों के आधार पर जांचा कि ये वैध है या नहीं है, यानी यही समाधान है या ये समाधान नहीं है। तो ऐसे करके हम कई परिकल्पनाओं को जब हम वैधता है तो जांचते हैं, तब भी हमको धीरे धीरे पता लगता है कि नहीं, ये परिकल्पना हमारी असत्य है, ये परिकल्पना हमारी सत्य है। तो जब कोई परिकल्पना सत्य हो जाती है, तो उसको हम फिर एक दो बार और उदाहरणों के साथ उसको देखते हैं, चेक करते हैं कि ये सत्य है या नहीं है। अगर हर परिस्थिति में वो सत्य सिद्ध होती है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि ये जो हमने अनुमान बनाया था, जो हमने परिकल्पना ली थी, ये वैध है, और वो जो है हमारा एक
सामान्य सिद्धांत में बदल जाती है। यही जो प्रक्रिया है अनुमान को सामान्य सिद्धांत में बदलने की, इसी को हम सामान्यीकरण कहते हैं। तो अब इससे आपको एक चीज और समझ में आती है कि जब हम अनुमानों को वैधता के लिए जांचते हैं तो ये अनुमानों को वैधता के लिए जांचने के लिए हमको दो तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहली चीज है तर्क या लॉजिक, दूसरा है प्रमाण साक्ष्य, और तीसरा है प्रत्युदाहरण। अब ये जो प्रत्युदाहरण है, देखिए तर्क आपको समझ आता है, प्रमाण आपको समझ आता है, प्रत्युदाहरण थोड़ा अलग है। प्रत्युदाहरण इस तरीके से है कि आप गणित में कई बार देखते हैं ना, जैसे हमने कहा कि जो भी संख्याएं दो से जिनको भाग दिया जा सकता है वो सब सम संख्याएं हैं। अब ये निश्चित बात है कि वो सब सम संख्याएं होंगी, पर अगर आपके कोई ऐसी संख्या है जिसको दो से भाग दिया जा सकता हो लेकिन वो सम ना हो, तो वो उसका प्रत्युदाहरण होगा। तब हम कहेंगे भाई इसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितना होगा वो होगा। तो जिसके अलावा की जो हम कंडीशन लगाते हैं वो प्रत्युदाहरण होता है, कि मतलब इसको छोड़ करके। तो ये आपका एक तरीके या कह लीजिए वो एक्सक्लूसिव होता है, मतलब उसको आप एक्सक्लूड कर देते हैं, तो वो प्रत्युदाहरण होता है। अब यहाँ पे बात ये भी आती है जानने की कि तर्क जो होता है हमारा, ये मूलतः दो प्रकार का होता है। अगर आप एक इसको दूसरे तरीके से भी बात को कहें तो तर्क जो दो तरीके का होता है, वो आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये चिंतन ही हमारा जो है दो तरीके का होता है। आप जो भी हमारा मानसिक चिंतन जो हमारा है वो दो प्रकार का होता है, उसी आधार पर उसी तरीके से हमारा तर्क जो है वो भी दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं आगमनात्मक तर्क और दूसरे को हम कहते हैं निगमनात्मक तर्क। अंग्रेजी में इनको हम इंडक्टिव और डिडक्टिव कहते हैं। तो अब ये जो आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क हैं, इनको भी थोड़ा थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये तर्क के दो प्रकार हैं, आगमनात्मक और निगमनात्मक, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो इनको अब हम एक एक करके समझते हैं। तो जहां तक आगमनात्मक तर्क की बात है, तो आगमनात्मक तर्क जैसा मैंने आपसे बताया कि मूलतः चिंतन के ही जो दो प्रकार हैं वही हैं। तो ये जो आगमनात्मक तर्क है ये समस्या समाधान है तो अभिसारी कौशल का विकास करने का काम है। अब ये अभिसारी कौशल समझ लीजिए थोड़ा सा। अभिसारी कौशल वो होता है, मैंने आपसे कहा चिंतन जो है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन दो प्रकार का होता है। तो जो हमारा ये आगमनात्मक है ये अभिसारी चिंतन है। अभिसारी चिंतन जो होता है इसमें क्या होता है कि आप भिन्न भिन्न विचारों की मदद से किसी एक मुख्य विचार पर पहुंचते हैं, जिसमें आप इसको हम अंग्रेजी में जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग के नाम से कहते हैं, हिंदी में हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। इसमें यही होता है कि आप भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर के एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाते हैं, भिन्न भिन्न विचार आपके दिमाग में आते हैं, उनकी मदद से आप एक निश्चित विचार पर पहुंच जाते हैं। यह अभिसारी चिंतन होता है, यही आगमनात्मक चिंतन है। इसके कुछ शिक्षण सूत्र हैं जो हमको समझने चाहिए। ये तीन होते हैं शिक्षण सूत्र। पहला होता है मूर्त से अमूर्त, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट। हमको पता है जो हमारी ये गणित है ये मूलतः अमूर्त विषय है, तो इसको जब भी हम करते हैं तो ये हम अमूर्तन का काम बहुत करते हैं। तो जो हम कोई कंक्रीट ऑब्जेक्ट जो हमारे सामने साक्षात हमारे मौजूद होता है, वैसा कोई ऑब्जेक्ट वैसी कोई चीज लेकर के उससे समझाते हुए हम अमूर्त की तरफ जाते हैं। तो ये पहला शिक्षण सूत्र इसमें आगमनात्मक चिंतन का होता है कि मूर्त से अमूर्त की ओर। दूसरा इसका जो हमारा होता है शिक्षण सूत्र वो होता है विशिष्ट से सामान्य। हम क्या करते हैं कि विशिष्ट उदाहरणों की मदद से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, और ये जो विशिष्ट उदाहरण होते हैं इनके साथ साथ धीरे धीरे हम एक सामान्य सिद्धांत तक पहुंच जाते हैं। तो ये विशिष्ट से सामान्य इसका दूसरा शिक्षण सूत्र है। और तीसरा जो इसका शिक्षण सूत्र है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, वो उदाहरण से सामान्य सूत्र। हम कई सारे उदाहरण लेते हैं और उन उदाहरणों की मदद से एक सामान्य सूत्र हम विकसित कर लेते हैं। अब जहां तक इसकी अर्थ की बात है आगमनात्मक की, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आगमनात्मक तर्क जो है वो विशिष्ट उदाहरण या परिस्थितियों से सामान्यीकरण की यात्रा है। सामान्यीकरण मैंने आपको बताया ही कि अनुमानों के आधार पर एक सामान्य सिद्धांत का। तो जब आप किसी विशिष्ट उदाहरण को लेते हैं और उस विशिष्ट उदाहरण को लेकर के आप जो है धीरे धीरे कई सारे विशिष्ट उदाहरणों की मदद से एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंच जाते हैं, तो वो आपका आगमनात्मक तर्क है। मैं आपको एक उदाहरण से इस बात को समझाता हूं। हम सब ने छोटी कक्षाओं में 7वीं 6ठी के आसपास की ये बात है, जब हम वृत्त का संप्रत्यय सीखते हैं तो वृत्त के संप्रत्यय के साथ में हमको एक नया संप्रत्यय सीखना पड़ता है जिसको हम कहते हैं पाई। पाई का मान एक नियतांक होता है पाई, और ये पहली बार हमको जहां पे इसकी सूचना मिलती है, जहां पे हमको ये बताया जाता है वो वृत्त के संप्रत्यय के साथ जुड़ा हुआ है।
हम में से कई लोग कई बार इस चीज को याद रखते हैं, कई बार इस चीज को भूल भी जाते हैं। होता यह है कि हमको ये पता है कि जो ये पाई होता है ये वृत्त के व्यास और वृत्त की परिधि का अनुपात होता है। और वृत्त की किसी भी त्रिज्या का वृत्त आप ले लें तो हर वृत्त में चाहे जितनी बड़ी साइज का या चाहे जितनी छोटी साइज का वृत्त हो, हर आकार के वृत्त में उसके व्यास और उसकी परिधि का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है और इस नियतांक को हम पाई के रूप में जानते हैं। अब अगर हमें बच्चों को यह सिखाना है तो उसका हम क्या तरीका अपनाएंगे? तो यहाँ पे हम आगमनात्मक तर्क का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, हम बच्चों से कहते हैं कि कार्डबोर्ड के आप 4, 5, 6 जो है आप वृत्त बनाइए अलग अलग त्रिज्या के। और जब वो अलग अलग त्रिज्या के वृत्त बना लेते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि अब आप इनको तागे की मदद से आप इनको नापिए कि इसका व्यास कितना है और इसकी परिधि कितनी है। तो बच्चा जब उसका व्यास और परिधि नाप लेता है तो फिर हम उसके एक टेबल बनवाते हैं कि वृत्त संख्या 1 में परिधि कितनी है, व्यास कितना है, और फिर एक आखिरी कॉलम में परिधि बटे व्यास निकलवाते हैं। तो जब हम ये करते हैं तो बच्चा जब 4-5 उसके लिए कर लेता है तो वो अंत में वो पहुंच जाता है कि आप उसको पता लग जाता है कि भाई हर केस में जो ये अनुपात निकल रहा है ये लगभग 22/7 या लगभग 3.14 होता है। तो अब वो समझ जाता है कि वृत्त के किसी भी प्रकार का किसी भी आकार का हो पर उसकी परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। अब ये जो आप भिन्न भिन्न उदाहरण हो जाए, आपने कई उदाहरण लिए वृत्त के और उनकी मदद से आप एक साधारण सिद्धांत पर पहुंचे कि वृत्त के व्यास और परिधि का अनुपात नियतांक होता है जिसको हम पाई के नाम से। तो ये आगमनात्मक चिंतन का एक बहुत साधारण उदाहरण है। अब बात करते हैं आगमनात्मक तर्क जो है इसके 4 चरण होते हैं। जब आप आगमनात्मक तर्क पे काम करते हैं इसके 4 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है विशिष्ट उदाहरणों की प्रस्तुति। सबसे पहले आप कुछ, जैसे अभी हमने वृत्त के केस में देखा कि हमने 4-5 वृत्त जो है बच्चों को दिए और उनसे हमने उनको परिधि और व्यास नपवाया। तो सबसे पहले हम ढेर सारे विशिष्ट उदाहरण उनको देते हैं। अब ये जो विशिष्ट उदाहरण हम उनको देते हैं इस किस लिए देते हैं? हर उदाहरण में हम उसकी जो अंतर्गत विशेषताएं हैं, जो उस विशेष उदाहरण की विशेषताएं हैं उनका अवलोकन ऑब्जर्वेशन करवाते हैं बच्चे से कि भाई देखो इसमें क्या है विशेषताएं। अब उन जो आपकी विशेषताएं हैं उनका अवलोकन करता है जब बच्चा, जब सारे उदाहरणों में, तो धीरे धीरे वो जानता है कि भाई ये पहले नंबर वाले में और दूसरे नंबर वाले में ये चीज सेम है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि बच्चा जो है उभयनिष्ठ, जो हमारे विभिन्न उदाहरण हैं उनकी उभयनिष्ठ विशेषताओं की पहचान करता है। अब जब सारे जितने भी उदाहरण उसके पास है हर एक का उभयनिष्ठ विशेषता जब वो पहचानता है तो वो उभयनिष्ठ विशेषता जो सब में पाई जा रही है वो एक सामान्य सिद्धांत का रूप ले लेती। यही सामान्यीकरण है। अब जब सामान्यीकरण हो गया तब फिर हमारा छोटा सा काम इतना बचता है कि हम उस सामान्यीकरण को सत्यापन के लिए फिर कुछ और उदाहरण लेकर के उसको सत्यापित करते हैं। तो ये आपका कुल मिलाकर के आगमनात्मक तर्क की प्रक्रिया है। मेरा ख्याल है आपको पूरी बात समझ आ गई होगी। अब जो दूसरा प्रकार है हम उस पर बात करते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है निगमनात्मक तर्क। अब सीधी सी बात है कि निगमनात्मक तर्क जो है वो आगमनात्मक का ठीक विपरीत होता है। जैसे हम आगमनात्मक में अभिसारी चिंतन कौशल का विकास करते हैं तो ऐसे ही निगमनात्मक में हम अपसारी चिंतन कौशल का विकास करते हैं। अब ये जो अपसारी चिंतन कौशल है, जैसे मैंने आपको अभिसारी बताया कि आप भिन्न भिन्न दिशाओं से विचारों को लेकर के किसी एक मूल विचार पर केंद्रित हो जाते हैं, इसका ठीक उल्टा जो है अपसारी है। अपसारी में क्या, कोई आपने एक विचार लिया, फिर उस विचार से आप ढेर सारे विचारों तरफ चले जाते हैं, उससे कई सारे विचार निकलते चले जाते हैं। तो ये जो है एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाना, ये जो है आपका ये अपसारी चिंतन है। तो ये आपका निगमनात्मक तर्क का हिस्सा है। पहले हम कोई सामान्य सिद्धांत या कोई सूत्र या कोई कथन जानते हैं, बताते हैं, फिर उसको विशिष्ट उदाहरणों की सहायता से उसके वैध स्थापित करते हैं कि भाई देखिए इस केस में भी ये सच है, इस केस में भी ये सच है, इस वाले केस में भी सच है। तो ये जब अन्य कई उदाहरणों के द्वारा हम उसको वैध सिद्ध करते हैं तो अंत में हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हमने सामान्य सिद्धांत शुरू में लिया था वो हमारा सामान्य सिद्धांत सही है। तो ये इसमें भी शिक्षण सूत्रों का इस्तेमाल होता है। अब जो शिक्षण सूत्र हैं उसमें भी 3 थे, इसमें भी 3 है, बट ठीक उल्टे हो जाते हैं। जैसे उसमें विशिष्ट से सामान्य था तो यहाँ हमारा निगमनात्मक में ये सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा। मतलब हम सामान्य उदाहरणों की मदद से एक विशिष्ट सिद्धांत की तरफ जाएंगे। वहां हम मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते थे, यहाँ हम अमूर्त से प्रारंभ करेंगे और मूर्त की तरफ यात्रा करेंगे।
वहां पे उदाहरणों की मदद से सूत्र पर पहुंचते थे। यहाँ तीसरा हमारा जो शिक्षण सूत्र होगा वो सूत्र से उदाहरण का होगा। यहाँ हम पहले एक सूत्र लेंगे, फिर उसको उदाहरणों की मदद से सिद्ध करेंगे कि ये सही है। अब हम जैसे हमने आगमनात्मक में पाई वाला उदाहरण लिया था, पाई के मान का, वह उसी उदाहरण को अगर आप देखें तो जब आप निगमनात्मक तर्क की मदद से उसको देखेंगे तो निगमनात्मक तर्क में क्या होगा कि अब हम जैसे वहां हमने क्या किया था कि अलग अलग आकार के वृत्त लेकर के हमने उसमें उभयनिष्ठ विशेषताएं ढूंढ करके पाई का मान निश्चित किया था कि भाई नियतांक होता है। अभी हम क्या करेंगे, हम बता देंगे, हम पहले बच्चे को बता देंगे कि पाई जो है वृत्त के व्यास और उसकी परिधि का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है जिससे पाई कहते हैं, जिसका मान 22/7 या 3.14 या 3.14 होता है। उसके बाद कहेंगे अब आप अलग अलग उदाहरण लीजिए, अब आप अलग अलग वृत्त बना के सबने नाप के देखिए, वेरीफाई करिए कि है कि नहीं है। तो बच्चा आप वेरीफाई करेगा, 4, 5, 6 जितने भी वो वृत्त बनाना चाहेगा उतने बना करके अब वो उसी चीज को वेरीफाई करे। वहां वो खुद सर्च कर रहा था कि होता क्या है, वहां वो उभयनिष्ठ विशेषता ढूंढ रहा था, यहाँ उसको पहले से पता है कि ऐसा है, वो केवल उसका सत्यापन कर रहा है और सत्यापन करके उसकी वैधता स्थापित कर रहा है। तो ये अंतर है। अब मेरा ख्याल है अब आप दोनों चीजें, आगमनात्मक तर्क की प्रक्रिया और निगमनात्मक तर्क की, और दोनों तर्क किस प्रकार के होते हैं, मेरे ख्याल से आप भली भांति समझ गए होंगे। अब जो दूसरा संप्रत्यय मैं आपसे जिसकी चर्चा करना चाह रहा हूं वो है मानसिक चित्रण या दृश्यीकरण। हम अक्सर चीजों को हम अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट करने की, हम अपने दिमाग में उसका चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अपने दिमाग में चित्र बनाने की हम कोशिश करते हैं चीजों की, यही मानसिक चित्रण है या दृश्यीकरण है। जैसे हमको किसी ने कहा कि भाई त्रिभुज, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक त्रिभुज का ये जो कहते उसकी आकृति है वो हमारे दिमाग में बन जाती है। जैसे हमने शब्द सुना त्रिभुज, हमारे दिमाग में आकृति बन गई। जैसे ही हमने शब्द सुना वृत्त, हमारे दिमाग में आकृति बन गई। तो ये जो है आपका, ये है हमारा दृश्यीकरण, या इसी को हम कहते हैं मानसिक चित्रण। अब ये जो मानसिक चित्रण या दृश्यीकरण का सिद्धांत है, ये गणित के सीखने में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ये कैसे महत्वपूर्ण, देखिए आपको हमको सबको पता है कि बच्चे जो हैं जब पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं, उसी समय से वो घटना एवं वस्तु को मानसिक रूप से प्रतिचित्रित करना प्रारंभ करते हैं। ये जो मैं चित्र बनाने की बात कर रहा हूँ दिमाग में, ये चित्र बनाने की प्रक्रिया आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती है। वो घटनाओं के और वस्तुओं के चित्र अपने दिमाग में बच्चे बनाना शुरू कर देते हैं। ये हमारी स्थापित तर्क है, हम जानते हैं। अब इसका काम क्या है, आप जो हम कहते हैं कि गणितीय चिंतन, तो गणितीय चिंतन मैंने आपसे कहा कि वो चूंकि आपका अमूर्तन है, अमूर्त विषय है, तो हमको कई बार जो है मस्तिष्क का गणितीयकरण करना पड़ता है। मस्तिष्क का गणितीयकरण करने का मतलब यह है कि हम क्या करते हैं, जो भी गणित से संबंधित संकल्पनाएं हैं, गणित से संबंधित नियम हैं, उनको हम अपने मस्तिष्क में उनका एक कल्पना के आधार पर एक चित्रण करने की कोशिश करते हैं। और वो जो चित्रण हम करते हैं वो अमूर्त के अनुभवों के आधार पर भी हो सकता है और हमारी कल्पना के आधार पर भी हो सकता है। तो ये जो चित्र बनाते हैं, खास तौर से ये हमारा जो दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं, दैनिक जीवन में जो हम काम करते हैं, उन दैनिक जीवन के कामों और उपयोगों के आधार पर हम ये जो मानसिक चित्र बनाने का काम करते हैं। और ये जो चित्र बनाते हैं, इसमें एक चीज और ध्यान रखने की बात है, जो मानसिक चित्रण है इसका तर्क से बहुत महत्वपूर्ण आता है, बिना तर्क के ये नहीं होता। तो इसका जो आधार है वो सदैव तर्क होता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा जो मानसिक चित्रण का आधार है वो सदैव तर्क है, तर्क के अलावा कुछ नहीं है। बिना तर्क के हमारा मानसिक चित्रण नहीं है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जीवन में आसानी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में आसानी के लिए गणितीय चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है, और गणितीय चिंतन की महत्वपूर्ण होने का जो प्रमाण है वो उसके लिए आवश्यक जो है वो आपका मानसिक चित्रण या दृश्यीकरण है। अब इसको एक बहुत साधारण उदाहरण से हम समझते हैं। खरीदारी हम सब करते हैं, हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, कुछ भी खरीदने के लिए, मान लीजिए सब्जी खरीदने के लिए गए या मान लीजिए कोई सामान खरीदने के लिए गए, तो जब भी हम खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, भाई उसने आपको बताया कि ये 30 रुपए किलो है कोई चीज, और आपने 2 किलो खरीदी, तो आप क्या करते हो, आप कागज पेन लेकर या कैलकुलेटर लेकर तो नहीं जोड़ते हो, आप दिमाग में ही उसका चित्र बनाते हो और दिमाग में ही उसको तौल लेते हो और दिमाग में ही आप उसको जोड़ लेते हो। ये जो दिमाग में आप कर रहे हो यही दृश्यीकरण है। और कैसे कर रहे हो, आधार क्या है, तर्क है, बिना तर्क के आप नहीं कर रहे हो। तो ये तर्क जो है ये दृश्यीकरण का मूल आधार है। और तर्क और दृष्टिकरण जो दोनों चीजें हैं, ये गणितीय ज्ञान को मान्यता प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इनके बगैर आप गणित की किसी चीज को आप मान्यता नहीं दे सकते। तो हम जो मानसिक चित्रण की बात करते हैं, ये गणितीय स्थितियों और तथ्यों का जो हम मानसिक चित्रण करते हैं वही दृश्यीकरण है। और उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि दृश्यीकरण की मदद से हम कठिन समस्याओं को समझने में सहायता पाते हैं। कठिन समस्याओं को समझने में सहायता कैसे मिलती? हम क्या करते हैं, हम समस्या को छोटे छोटे घटकों में तोड़ने में सहायता पाते हैं, इस जो मानसिक चित्र बनाते हैं उसकी मदद से। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो ये मानसिक चित्रण या दृश्यीकरण करते हैं, इसके मूलतः 3 लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य होता है समस्या समझने में सहायता, तो इसका हम मानसिक चित्र बना करके समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो हमारा लक्ष्य होता है वो होता है प्रतिमान या मॉडल बनाना, हम दिमाग में ही उसका मॉडल बनाते हैं, उसका प्रतिमान बना लेते हैं। और तीसरा होता है उसी प्रतिमान और मॉडल के आधार पर हम समस्या समाधान के लिए युक्तियां तैयार करते हैं। अब वो जो सामान्यीकरण में हम बात समझ रहे थे, तो बिल्कुल वैसा ही प्रक्रिया ये है कि हम दिमाग में जो हमने चित्र बनाया है उसके आधार पर हम जो है एक उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके लिए वो अनुमान और परिकल्पनाएं जो है वो ये सारा मानसिक रूप से ही चलता है। तो ये हमारा कुल मिलाकर के दृश्यीकरण का मसला है। हम गणित में एक हम फील्ड बुक के प्रश्न पढ़ाते हैं, तो वो फील्ड बुक का एक प्रश्न है, उसकी मदद से मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम कैसे तर्क और दृश्यीकरण का एक साथ उपयोग करके गणितीय चिंतन का मदद लेते हैं। अब ये मैं इसको पढ़ देता हूँ सवाल को धीरे धीरे, और आप जरा इसको सुनते हुए जरा अपने दिमाग में इसको दौड़ाइएगा कि हम कैसे इन सवालों को हल करते कराते हैं, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि कैसे तर्क और दृश्यीकरण का हम गणित में इस्तेमाल करते हैं। अब ये सवाल ऐसे है कि राम स्थान का से पूर्व दिशा में 60 मीटर चलकर स्थान आ पर पहुंचता है। आ से राम 110 मीटर दक्षिण दिशा में चलकर स्थान बा पर पहुंचता है। बा से राम वापस आ पर पहुंचता है। अब वो 30 मीटर पुनः पूर्व की ओर स्थान सा पर पहुंचता है। सा से राम उत्तर की ओर 65 मीटर चलकर दा पर पहुंचता है। अब वो दा से वापस सा पर आता है। सा से वो पुनः पूर्व की ओर 40 मीटर चलकर बिंदु या पर पहुंचता है। या से राम पुनः दक्षिण दिशा में 70 मीटर चलकर बिंदु रा पर पहुंचता है। रा से राम वापस या पर आता है और फिर पुनः पूर्व की ओर 50 मीटर चलकर बिंदु ला पर ठहर जाता है। इन सभी बिंदुओं को जोड़ने पर प्राप्त क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब ये सवाल हम सब ने किए हुए हैं। जब हम इस सवाल की बात करते हैं तो अब देखिए इस सवाल को जैसे जैसे हम समझते हैं वैसे शुरुआत से ही राम पहले पूर्व दिशा में इतना चला, तो हमारे दिमाग में एक चित्र बनना चालू हुआ कि राम पूर्व दिशा में गया, का से शुरू किया और आ पे पहुंच गया। अब उसके बाद क्या हुआ, का से वो आ पे पहुंच गया, आ से फिर हमने कहा अब वो दक्षिण की तरफ चल गया। अब जब हमने कहा दक्षिण की तरफ, तुरंत आपके दिमाग में बनना चालू हो गया कि वो दक्षिण कितना चला, 110 मीटर चला। कहाँ पहुंचा, बा पे पहुंचा। अब बा तक पहुंच गए, अब बा से फिर वापस आ गए आ पे। अब फिर आ से हम क्या कह रहे हैं कि आ से वो पुनः पूरब की ओर जा रहा है 30 मीटर। कितना, कहाँ पहुंच रहा है, सा पे पहुंच रहा है। सा से क्या कर रहा है, सा से फिर उत्तर की ओर जा रहा है। कितना जा रहा है, 65 मीटर जा रहा है। कहाँ पहुंच रहा है, दा पे पहुंच रहा है। अब आपके दिमाग में लगातार चित्र बन रहा है, दा से वापस सा पे आ रहा है, सा से फिर पूरब की ओर चल रहा है। कितना चल रहा है, 40 मीटर चल रहा है। कहाँ पहुंच रहा है, या पे पहुंच रहा है। अब या पे क्या कर रहा है, या से फिर दक्षिण दिशा में जा रहा है। कितना जा रहा है, 70 मीटर जा रहा है। कहाँ पहुंच रहा है, रा पे जा रहा है। अब रा से फिर वापस यहाँ पे आ जा रहा है। या से फिर पूरब की ओर चलता है 50 मीटर। कहाँ जाता है, ला पे पहुंचता है और वहीं ठहर जाता है। अब इतना आपने उसने यात्रा की। अब आपसे कहते हैं कि सभी बिंदुओं को जोड़े। अभी जब आप इन बिंदुओं को जोड़ेंगे आप दिमाग में जोड़ेंगे, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप कागज पेन लेकर के कागज पेन पर उसी चित्र को बनाते हैं। जो चित्र आपने दिमाग में पहले तैयार किया उसको अब आप कागज पे तैयार करते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर आप भिन्न जो भी आपकी गणितीय क्रियाएं जरूरत होती है उनका आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको कहीं पे आपको आयत का निकालना है, कहीं आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, कहीं आपको त्रिभुज का निकालना, तो उसके जो संबंधित सूत्र हैं, जो संबंधित तरीके हैं, उनका इस्तेमाल करके आप तो पर आप कर क्या रहे हैं, आप तर्क और दृश्यीकरण का उपयोग कर रहे हैं। तो गणित की लगभग सारी क्रियाओं में गणितीय कोई भी चिंतन आप करते हैं, गणितीय कोई भी समस्या समाधान आप करते हैं, तो बिना तर्क और दृश्यीकरण के उसको करना लगभग नामुमकिन है। अब महत्वपूर्ण बात यह आती है कि हम अध्यापक ये जो तर्क शक्ति है बच्चों में और जो दृश्यीकरण करने की शक्ति है बच्चों में, इसको बढ़ा कैसे सकते हैं।
इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो हमको समझ में आ गया कि भाई तर्क शक्ति और दृष्टिकरण बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। अब इनको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो जो सबसे पहला उपाय है वो है प्रेरणा और उत्साह में वृद्धि। गणित में जब बात करते हैं तो सबसे पहली समस्या जो बच्चों के साथ आती है वो आती है प्रेरणा की कमी, उत्साह की कमी। और ये प्रेरणा और उत्साह की जो कमी है बच्चों में, ये प्रेरणा और उत्साह की कमी इसलिए होती है कि कई बार वो गणित में जो है असफलताएं पाते हैं और उन असफलताओं की वजह से उनको जो है दिक्कत आती है। तो उनको प्रेरणा और आपको लगातार उनको प्रेरित करते रहने की जरूरत पड़ती है, लगातार उनका उत्साहवर्धन करने की जरूरत होती है। जितना आप उत्साहवर्धन करेंगे उतना उसके लिए अच्छा होगा। दूसरा काम कर सकते हैं आप पर्याप्त उदाहरणों का। अब ये ध्यान रखिएगा कि पर्याप्त उदाहरणों का प्रयोग बहुत आवश्यक है। जब तक आप पर्याप्त उदाहरणों, कई बार कई शिक्षक साथी हमारे गणित के कहते हैं कि हम जो है जब ज्यादा उदाहरण इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता। पर एक बात तय जान लीजिए, अगर आप ठीक से चीजों को करेंगे तो ये हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये इसकी वजह से दिक्कत होती है। पर पर्याप्त अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कितना पर्याप्त। तो पर्याप्त उदाहरणों का प्रयोग बहुत जरूरी है। और ये उदाहरणों का प्रयोग दो स्थितियों में आपको करना होता है। पहला, जब आप शिक्षण कर रहे हैं कक्षा में, तो कक्षा शिक्षण के दौरान आप भिन्न भिन्न उदाहरणों का इस्तेमाल करिए, जिससे कि उसकी तर्क शक्ति भी मजबूत होगी और उसका दृष्टिकरण भी मजबूत। और उसको उस उदाहरण के दौरान इन दोनों चीजों के लिए प्रेरित भी करते रहिए। और दूसरा, जब आप दत्त कार्य देते हैं, गृह कार्य देते हैं, तो उस समय भी आप अभ्यास है तो अधिक से अधिक जो है आप उदाहरणों की मदद लीजिए, उदाहरण दीजिए बच्चे को और उससे अधिक काम करवाइए, जितना कि उसकी क्षमता का भी ध्यान रखना। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें ध्यान रखने की है कि जो भी काम गणित में बच्चा करता है, कोई भी सवाल हल करता है, कोई भी समस्या से जूझता है, तो उसमें जो प्रक्रिया है, हमेशा बच्चे से कहिए कि वो अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दे। सवाल के हल करने पर बच्चे का जो फोकस होता है उसके कहिए, एक बार कर लिया उसने, चलो कोई बात नहीं, आपने पहले कर, आपका पूरा फोकस सवाल हल करने पे था, आपने कर लिया। पर उसके बाद उससे कहिए कि एक बार ये भी सोचो कि ये तुमने सवाल जो हल किया तो तुमने कौन कौन से कदम चले। अपने दिमाग में सोचिए कि पहले आपने क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। और हम कई बार अपने बच्चों को कराते भी कि भाई कापी में जब आप लिखते हो तो बीच में आप कई बार स्टेप्स छोड़ देते हो, तो वो स्टेप्स ना छोड़िए, आप सारे स्टेप्स लिखिए। उससे यही फायदा है कि आप जो है तर्क की तरफ बढ़ाते हैं, बच्चा तर्क सीखता है और दृष्टिकरण करना शुरू करता है। तो तर्क और दृष्टिकरण दोनों इस तरीके से बढ़ते हैं जब आप बच्चे को प्रक्रिया पर फोकस करवाते हैं। आप जानते हैं एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की तकनीक, हम सब परिचित हैं उससे। तो ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग की तकनीक है, ये तर्क क्षमता बढ़ाने के लिए और दृष्टिकरण के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो इसका यथासंभव उपयोग हमारे अध्यापकों को करना चाहिए। और जो मैंने आपसे पहले भी बताया कि उदाहरणों के मामले में कि अधिकतम अभ्यास करवाइए। जितना ज्यादा अभ्यास बच्चे करेंगे उतना ही उनका तर्क शक्ति मजबूत होगी, उतना ही जो है आपकी उनका जो है दृष्टिकरण भी मजबूत होगा। तो क्योंकि ये पक्की बात है कि हमारा दिमाग के मामले में, मानवीय दिमाग के मामले में ये स्थापित बात है कि हम जितना इसका उपयोग करते हैं उतना ही शार्प, उतना ही मजबूत, उतना ही अच्छा होता है। तो आप जितना अभ्यास मैथ्स में कराएंगे उसके कॉन्सेप्ट, उसके संप्रत्यय भी उतने मजबूत होंगे और उसका ये तर्क शक्ति और दृष्टिकरण का विकास भी उसी हिसाब से अधिक होगा। और जो अंतिम चीज मैं इसमें बताना चाहता हूं वो है दैनंदिन क्रियाओं पर चर्चा। दैनंदिन क्रियाओं पर चर्चा, अब आप देखिए कि होता यह है कि गणित को बड़ा नीरस विषय मान लिया जाता है। पर अगर आप हर दिन बच्चे से कोई एक काम उसने जो पिछले दिन किया हो उस काम की चर्चा करें और उस काम में गणित कहाँ थी उस पर चर्चा करें, और वो बच्चे को समझाने की कोशिश करें कि आपने कल जो है आप अपने बाबा के साथ बाजार गए थे तो आपने क्या किया, तो वहां पे आपने जो सीखा वो उसको आप गणित वहां कहाँ कहाँ थी वो आप जब सिखाते तो इससे बच्चे की तर्क शक्ति और वो बहुत बेहतर होती है। तो कुल मिलाकर के अब मैं बात को समाप्त करना चाहता हूं कि आज तो हमने क्या क्या सीखा उस पर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि हमने सबसे पहले गणित में तर्क का महत्व जाना, तर्क होता क्या है वो जाना, सामान्यीकरण की प्रक्रिया क्या होती है वो जानी, तर्क के जो दो प्रकार होते हैं आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क उनको हमने जाना, फिर हमने जाना मानसिक चित्रण या दृष्टिकरण का संप्रत्यय क्या है, फिर हमने तर्क और दृष्टिकरण का आपसी जो संबंध है उस पर बात की। इसके अलावा हमने अंत में ये चर्चा की कि तर्क एवं दृष्टिकरण की जो क्षमताएं हैं ये बच्चे में हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।